हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए उनकी हिंदी की किताब परिवेश उसका अभ्यास प्रश्न पत्र 2 ये सॉल्व कर रहा हूँ। हिंदी अपनी मातृभाषा है ना, तो इससे घबराना कैसा। तो इसीलिए मैंने आप सबकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस एनुअल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन भी डाल दूँ। तो आप सब देख रहे हो चैनल न्यू एज कोचिंग, किताब का नाम है परिवेश क्लास 8 के लिए, और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनुअल टेस्ट पेपर। सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन खंड क में है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मेरे दाना देने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती थी कि थोड़े दिन में सबसे मेल हो जाएगा। तो इसमें मैं कौन है? तो इसका उत्तर है कि ये नीलकंठ जो चैप्टर था ना आपका, उसकी लेखिका महादेवी वर्मा के स्वरों में है। तो इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है, तो इसमें मैं जो कैरेक्टर है वो लेखिका है। अगला क्वेश्चन ख, नीलकंठ का मंडलाकार मुद्रा बनाना किस बात का परिचायक था? तो एक्चुअली में जितने भी पालतू जानवर होते हैं या जिन्हें हम पालतू बनाते हैं, उनका आभार प्रकट करने का, खुशी प्रकट करने का अपना अपना तरीका होता है, अपनी अपनी मुद्राएं होती है। तो नीलकंठ जब भी इस तरह की मंडलाकार मुद्रा बनाता था तो ये तब की बात होती थी जब लेखिका उसे खाना खिलाती थी, तो वो आभार प्रकट करने के लिए, खुशी प्रकट करने के लिए वैसी मुद्रा बनाता था। उसकी चाल में थकावट और आँखों में शून्यता क्यों थी, है ना? तो उसकी चाल में थकावट और आँखों में शून्यता की वजह ये थी कि हम लोग जान चुके हैं कि किस तरीके से कुब्जा नीलकंठ और राधा की जोड़ी को परेशान किया करती थी, और किस तरह से कुब्जा की वजह से राधा के अंडे टूट गए थे। उसने राधा को काफ़ी तंग भी किया था। इसी वजह से नीलकंठ के जीवन में उदासी थी और वो दुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। इसी की वजह से उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता थी। घ, मैं आशा करती रही, तो वह आशा क्या थी? तो जैसे लेखिका को पहले उम्मीद थी ना कि जब भी कभी इससे पहले नीलकंठ बीमार हुआ करता था तो थोड़े दिनों में ठीक ठाक हो जाता था, तो लेखिका की आशा यही थी कि वो पहले की भांति फिर से ठीक ठाक हो जाएगा, है ना? ये आशा थी। ओके, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि एक कविता की पंक्तियाँ हैं, है ना? चंद्रलोक और अंतरिक्ष में मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, कितना महत्वपूर्ण यह क्षण। भेदभाव विरोध शांत कर, निकट आए सब देशों के जन। तो पहला क्वेश्चन क है कि मानव ने कहाँ प्रवेश किया है। तो मैंने शब्दों में उत्तर लिखा है, आप इसे सेंटेंस में बना लेना। तो मानव ने कहाँ प्रवेश किया है? अंतरिक्ष में, चंद्रलोक में। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि मानव ने कौन से बंधनों को तोड़ा है? दूरी और समय के बंधन को, देश और काल के बंधनों को तोड़ा है। अब उसके लिए लंबी लंबी दूरियाँ, ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पर वो नहीं जा पाएगा। वो बड़ी से बड़ी दूरी भी तय कर सकता है और कम से कम समय में भी तय कर सकता है। क्वेश्चन ग, कि कौन से अवसर को मनुष्य की दिग्विजय बताया गया है? चांद पर कदम रखना, इस चीज़ को मनुष्य का दिग्विजयी कदम बताया गया है ना? ओके, घ, इस पद्यांश के लिए एक अच्छा सा शीर्षक लिखना है, उचित शीर्षक। तो मैंने इसका शीर्षक दिया है दिग्विजयी मनुष्य। ओके, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें तुलसीदास के कोई 2 दोहे लिख करके उनके अर्थ बताने हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होते हैं जिसके थोड़े लंबे लंबे जवाब होंगे। वैसे तो यहाँ पर मैंने थोड़े से जवाब लिख रखे हैं, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि भाई ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं तो जवाब मुझे लिख करके डिटेल में बताना चाहिए, तो मैंने अलग से लिखा है। अब आपको मैं वो जवाब दिखाता हूँ।
ये है। तो तुलसीदास के कोई दो दोहे लिख करके उनके अर्थ लिखने हैं। तो मैंने दो दोहे जो चुने हैं वो इस प्रकार से हैं। ये पहला दोहा है कि तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सत्यव्रत राम भरोसे एक। और इसका अर्थ ये है कि विपत्ति अर्थात मुसीबत के समय में हमारी विद्या, हमारा विनय, हमारे अंदर में जो विवेक है, जो साहस है, हिम्मत है, हमारे अच्छे किए हुए जो कार्य हैं, हमारी सच्चाई है और ईश्वर में जो विश्वास है, वही हमारे सच्चे साथी हैं। ये है इस दोहे का मतलब। दूसरा दोहा मैंने चुना है वो है दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लो घट में प्राण। ये भी बड़ा प्यारा सा दोहा है। तो इसका अर्थ इस तरीके से है कि तुलसीदास कहते हैं कि दया की भावना ही धर्म का आधार है। क्या कहते हैं कि दया की भावना हमें दुनिया के सारे प्राणियों पर, पेड़ पौधों, जीवों, कीड़े मकोड़ों, सब पर दया की भावना रखना चाहिए, यही धर्म का आधार है। उसी तरह से पाप का आधार क्या है? तो पाप का आधार तुलसीदास जी बताते हैं कि पाप का आधार और उसकी जड़ है व्यक्ति में घमंड होना। जिस भी व्यक्ति के अंदर में घमंड की भावना आ गई तो वो धीरे धीरे पाप की ओर अग्रसर होता जाएगा। सो तुलसी कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक दया की भावना नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। ता जिंदगी मरते मरते तक भी हमारे अंदर में दया की भावना जरूर रहनी चाहिए। यही बात कहते हैं तुलसीदास जी। तो तुलसीदास के तो ये जो दोहे हैं ये हमारी लाइफ के लिए मोरल वैल्यूज सेट करते हैं और इसको अपना करके, इसको फॉलो करके हम अपना जीवन अच्छा बिता सकते हैं। अब इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है जिसका मैंने बारी बारी से उत्तर लिखा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि लेफ़्ट साइड में क्यों ना आपको ज़रा सा ये बड़ा करके क्वेश्चन दिखा दूँ। ओके, तो ये तो क्वेश्चन पेपर दिख ही रहा है, फिर भी थोड़ा सा बड़ा कर दें। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ भी है और उत्तर भी दिखाया है, तो आप देखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला सवाल है क कि दादाजी ने सुनैना को कौन कौन सी बातें समझाईं। दादाजी ने सुनैना को समझाया कि बाहरी सुंदरता अस्थाई है ना। जो शरीर के बाहर की सुंदरता है वो अस्थाई है, टेम्पररी है, जबकि मन की सुंदरता हमेशा के लिए है, परमानेंट है। उन्होंने ये भी समझाया कि हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से भी प्रेम करना चाहिए, ये कहा। ओके, दूसरा क्वेश्चन ख क्या है? ये आपके चैप्टर शास्त्रार्थ से है कि कहोड़ ने अष्टावक्र के ठीक होने के लिए क्या उपाय बताया। तो हम लोग जानते हैं ना उसमें कि अष्टावक्र बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे, लेकिन अपने पिताजी की श्राप की वजह से उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। और इसमें आखिर में हम लोग ये भी जान रहे हैं कि किस तरीके से उपाय बताया गया है, जिस उपाय को अपना करके अष्टावक्र अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। तो कहोड़ ऋषि ने ये उपाय बताया कि अष्टावक्र को अपने पिता के साथ जाकर के समंगा नदी में स्नान करना होगा, भगवान की स्तुति करनी होगी, तो इससे उनका शरीर फिर से सही हो जाएगा, सुडौल हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग अजंता की गुफाओं में किसको चित्रित किया गया है। वहाँ की गुफाओं में किन के चित्र बनाए गए हैं। तो अजंता की गुफाओं में भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं और जातक कथाओं में वर्णित बातों का चित्रण किया गया है। तो ये 3 क्वेश्चन क, ख और ग ये मैंने सॉल्व कर दिए। आगे के क्वेश्चंस में भी मैं आपको बताता हूँ कि उनके जवाब क्या होने चाहिए। मैंने सारे जवाब टू दी पॉइंट लिखे हैं, छोटे छोटे लिखे हैं, ताकि आप आसानी से
याद कर सको। और मेरे चैनल का नाम याद है ना, भूल गए क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। तो जिन स्टूडेंट्स ने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लास 8 के बाद में क्लास 9th के भी मैं काफ़ी सारे सॉल्यूशंस एक्सप्लेनेशंस लेकर के आऊँगा। अगला क्वेश्चन है घ कि मधुर वचन को वशीकरण मंत्र क्यों कहा गया है? वशीकरण समझते हो ना, किसी दूसरे को अपने वश में कर लेना और वश में करा करके उससे अपनी मर्जी के काम करा पाना। तो मधुर वचन को वशीकरण मंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि मधुरता से बात करने पर सज्जन प्रसन्न होते हैं और दुश्मन भी वश में आ जाते हैं, इसीलिए ये वशीकरण मंत्र है ना। कि जो भी लोग आपके मधुर वचन को सुनेंगे वो काफ़ी हद तक आपके फेवर में, आपके हित की बात सोचेंगे, आपका पक्ष लेने को तैयार होंगे अगर हमने मधुर वचन से उनके साथ में बातें की हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाला जी के हाथ से लोटा छूटकर गिरा तो क्या हुआ, है ना। तो इसका उत्तर है कि लाला जी के हाथ से लोहा छूटकर नीचे एक दुकान के छज्जे से टकराया, है ना। फिर उसी दुकान पर खड़े एक अंग्रेज को भिगो करके उसी अंग्रेज के बूट पर जा कर के गिरा। ये बात हुई। ये बड़ी मज़ेदार कहानी थी, हाँ, हास्य व्यंग से भरी हुई कहानी। और इसमें ये समझ में आया कि किस तरीके से लाला जी के मित्र बिलवासी जी ने उस अंग्रेज को उल्लू बनाया। ओके, अगला क्वेश्चन है च कि उस लोटे की कीमत का फैसला कैसे हुआ। तो हम सब लोग जानते ही हैं कि लाला जी को पैसों की ज़रूरत थी, बिलवासी जी ने उनको 250 रुपये देने की बात कही थी और संयोग से ये जो घटना हो जाती है लोटे वाली, तो इसको कैसे बिलवासी जी ने अपने दोस्त के हित में सेटल किया। तो जब बिलवासी जी ने उस लोटे के ऐतिहासिक महत्व की कहानी सुनाई, है ना, कैसे सुनाया कि ये अकबर के ज़माने का लोटा है, तो फिर अंग्रेज और बिलवासी जी के बीच उस लोटे को अधिक से अधिक मूल्य पर खरीदने की होड़ मच गई। तो ये जो होड़ थी कि हाँ मैं इतने रुपए में खरीदूंगा, मैं इतने रुपए में खरीदूंगा, ये बिलवासी जी ने ही किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके दोस्त को इस मुसीबत से आज़ादी मिले और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो इस होड़ में जो नीलामी होती है ना, तो दोनों पक्ष एक दूसरे से ज़्यादा बोली लगाते हैं। आखिर में अंग्रेज़ ने ताव खा कर के कि 500 रुपये में उसे खरीद लिया, क्योंकि वो साबित करना चाहता था कि उसे ऐतिहासिक चीज़ों को जमा करने का शौक़ है। 6. विपत्ति के साथी कौन कौन हैं? मुश्किल समय के साथी कौन कौन हैं? कौन आपकी मदद करता है जब आप प्रॉब्लम में होते हो? तो विपत्ति के साथी हैं अर्जित विद्या, विनय, विवेक, साहस, अच्छे कार्य, सच्चाई और ईश्वर में विश्वास। यही सब के सब जो हैं वो प्रॉब्लम के समय में, विपत्ति के समय में आपके साथी हो सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग खंड ख में आ जाते हैं और इसमें हर चीज़ के लिए अलग अलग डायरेक्शन निर्देश लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो 5वें क्वेश्चन का क कहता है जिसमें कि हमें विलोम शब्द बताना है, अपोजिट मीनिंग वर्ड्स बताने हैं। तो पहला शब्द है दुर्गति, इसका उल्टा होगा सद्गति। अगला शब्द है आंतरिक, इसका उल्टा अर्थ का शब्द होगा विलोम शब्द बाहरी। इसके बाद का शब्द है जड़, इसका उल्टे अर्थ का शब्द है चेतन या सजीव। इसके बाद का शब्द है निर्मल, इसका विलोम अर्थ है मलिन या फिर गंदा। वचन बदलना है ख में, तो दवाई ये सिंगुलर है, एक वचन, इसका बहुवचन होगा दवाइयाँ या दवाएं। तस्वीर, तस्वीरें, बगीचा, बगीचे, किताब तो किताबें। ग में हम लोग देख रहे हैं कि लिंग बदलना है, कि अगर कोई शब्द पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग लिखना है। तो पहला शब्द है लेखक, तो लेखक का स्त्रीलिंग रूप होगा लेखिका। विद्वान, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा विदुषी। बालक, बालिका। अध्यक्ष का अध्यक्षा। ये हो गया। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का घ
उसे भी सॉल्व करेंगे। तो ये लो, घ के उत्तर यहाँ पर हैं। तो ये विराम चिन्ह लगाना है। तो जो ओरिजिनल सेंटेंस है वो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर उसे सॉल्व करके उसमें उचित जगह पर विराम चिन्ह लगा करके ही उत्तर को लिखा है। तो आप देखो मैंने इन दो जगहों पर कॉमा का इस्तेमाल किया है, कॉमा अल्प विराम। तो ये इसका सही रूप हो गया। अगला क्वेश्चन अंग में है कि ये जो शब्द 3 पद लिखे हुए हैं इनका विग्रह करना है। तो समास चैप्टर की याद होगी ना आपको, बिल्कुल। तो पहला शब्द है सज्जन। सज्जन का विग्रह होगा कि सत है जो जन, ये कर्मधारय समास का है। दूसरा शब्द है नील गगन, नीला है गगन, ये भी कर्मधारय समास है। तीसरा शब्द है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास का शब्द है। हो गया। अब हम लोग संधि विच्छेद करना शुरू करते हैं। ओके, तो संधि विच्छेद में सबसे पहला शब्द है मंडलाकार, मंडल प्लस आकार, नवांगुतक है ना। तो नव आगंतुक, नव आगंतुक, यहाँ पे ऐसे होगा नवांगतुक, ठीक है ना। नव आगंतुक, नया नया आने वाला गेस्ट। सिंहासन, सिंह जोर आसन, परोपकार, पर जोर उपकार। तो हम लोगों ने संधि विच्छेद भी कर लिया। अब हम लोग 6 तत्सम शब्द लिखेंगे। मेरे ख्याल से आपके ग्रामर की किताब में शुरुआती चैप्टर्स में ही तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज विदेशज शब्दों के बारे में बताया गया है, उसमें से ही ये क्वेश्चन है। तत्सम शब्द लिखने हैं। कान का तत्सम शब्द है कर्ण, मुंह का मुख, सोना का स्वर्ण, नींद का निद्रा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं हम लोग। आप बोलोगे कि सर आपने क्वेश्चन नंबर ये जो 6 है, शास्त्रार्थ नाटक को पढ़ा, उसे कहानी रूप में लिखिए। तो ये कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको नहीं किया है। एक कैलेंडर बनाना है, तो कैलेंडर का विज्ञापन भी मैंने नहीं बनाया, उसके लिए काफ़ी समय चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए जल्दी जल्दी से वो चीज़ें बना लेना। मैं आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। 7वां क्वेश्चन जो है कि चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है और इस चित्र को देखते हुए इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं, क्या दिख रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन है आपका, वो लिखना है। तो एक्चुअली में इस चित्र में मैं जो देख रहा हूँ इसमें प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप को दिखाया गया है, आप देख सकते हो। मैंने जो लिखा है उसे भी पढ़ लो। इस चित्र में शहर में दिनों दिन बढ़ते प्रदूषण को दिखाया गया है। चित्र के पार्श्व में, बैकग्राउंड में कुछ फैक्ट्री की चिमनी से निकलते धुएं से हो रहे वायु प्रदूषण को दिखाया गया है। अब चित्र के फोरग्राउंड में सामने हम देख रहे हैं कि एक नहर या नाले में शहर की तमाम गलियों का कचरेदार पानी गिराया जा रहा है। इसमें फैक्ट्री का विषाक्त पानी बिना ट्रीट किए हुए, जिसमें कि हानिकारक रसायन मिले हुए हैं, केमिकल्स मिले हुए हैं, वो भी गिर रहा है। जिसमें आप देख सकते हो कि प्लास्टिक और टायर जैसी चीज़ें भी दिख रही हैं जो रिसाइकिल नहीं होती, जल्दी डिकम्पोज नहीं होती, और यह सब जल प्रदूषण बढ़ा रही हैं, है ना। ये सब चीज़ें, ये सब जल प्रदूषण बढ़ा रही हैं और जल जीवों के लिए संकट कारक है ना। पानी में रहने वाले जो छोटे मोटे जानवर होते हैं, मछलियाँ, मेढक, कछुआ, कुछ सांप भी, कुछ पौधे भी होते हैं, इनका बड़ा रोल है हमारे एनवायरनमेंट को बचाने में। तो लेकिन अगर नदी, नाले, तालाब के पानी में इस तरह की चीज़ें जाएंगी तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने कहा था ना कि हिंदी के लिए घबराना नहीं है, और आज मैंने आपके एनुअल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन आपको दिया है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन का वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे क्लास 9th में भी मैं
इंग्लिश में, हिंदी में अपने वीडियो लेकर के आता रहूँगा, कभी कभी मैथमेटिक्स के और सोशल स्टडीज़ के भी, ठीक है ना। तो एक बार फिर से याद दिलाऊंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्हें मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, है ना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं आने वाले समय में नए वीडियो के साथ में, नए एक्सप्लेनेशन, समरी या सॉल्यूशंस को लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।